गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है जीएलसी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं सौरभ नामदेव आप सभी का स्वागत करता हूं। साइंस की सीरीज़ को लगातार डिस्कस करते हुए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे और निश्चित रूप में वो टॉपिक जो है बायोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम होगा। इसमें हमेशा की तरह जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की तंत्रिका तंत्र संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। सबसे पहले इस चैप्टर से सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जो हमारा चैप्टर है वो वास्तविकता में कितने पार्ट में डिवाइड होता है। तो जनरली आंसर मैंने पहले ही दे रखा है। ये इसलिए दे रखा है क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो, लेकिन हाँ क्वेश्चन आप लोगों को एकदम क्लियर होना चाहिए कि तंत्रिका तंत्र के कितने प्रकार होते हैं। A1, सेकेंड, B2 and 3 and 4। तो तंत्रिका तंत्र के कितने प्रकार होते हैं? 3, जिसमें सबसे पहला प्रकार होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा प्रकार होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा प्रकार जो सबसे अहम है, हालांकि एमपीपीसीएस उससे संबंधित ज़्यादा क्वेश्चनों को नहीं कवर अप करती है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब ध्यान से सुनेगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है ये मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बनता है। ये हुआ दूसरा क्वेश्चन। परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है ये क्रेनियल नर्व, मतलब हिंदी में इनको कहते हैं कपालीय तंत्रिकाएं। तो कपालीय तंत्रिकाएं प्लस स्पाइनल नर्व से मिलकर बनता है। और लास्ट टाइम एमपीपीसीएस ने इसको लेकर क्वेश्चन भी पूछा था, मैं आगे आपको बताऊंगा। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, अनुकंपी और परानुकंपी। और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के हमेशा अपोजिट में फंक्शन करता है। तो कहने का सीधा सा मतलब है तंत्रिका तंत्र के बेसिकली 3 प्रकार होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किन से मिलकर बनता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बनता है। ये हुए आपके 3 क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे। सबसे पहले तंत्रिका तंत्र का जो सबसे पहला प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। खुद देख लीजिए आप, मैंने आपसे पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया है और वही चीज आपसे पूछी जाएगी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किन किन अंगों से मिलकर बनता है। तो मस्तिष्क और मेरु रज्जु से मिलकर बनता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। यहाँ मेरु रज्जु का मतलब वास्तविकता में क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे शरीर में बहुत से ऊतक पाए जाते हैं, उस ऊतक का नाम बताइए जिस ऊतक में सेल डिवीजन नहीं होता है या जो ऊतक अपने आप को कभी भी विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो वो ऊतक कोई और नहीं बल्कि नर्वस सिस्टम में उपस्थित नर्व टिश्यू कहलाते हैं जो विभाजन की क्षमता नहीं रखते हैं। अच्छा, एक उपकरण होता है EEG। सबसे पहले तो EEG का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो EEG का जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम उपकरण है, और ये उपकरण जो इमेजेस ड्रॉ करता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। और याद रखिएगा, डॉक्टर लोग ब्रेन की जगह वर्ड यूज करना पसंद करते हैं एनसेफेलॉन। तो EEG उपकरण की सहायता से जिस अंग की क्रियाविधि का पता लगाया जाता है वो कोई और नहीं बल्कि हमारे पूरे शरीर का कंट्रोलर सिस्टम है, मतलब मस्तिष्क। तो EEG उपकरण की सहायता से मस्तिष्क की क्रियाविधि का पता लगाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा ECG की सहायता से हृदय की क्रियाविधि का पता लगाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मस्तिष्क की क्रियाविधि का पता किससे लगाते हैं, EEG उपकरण के जरिए। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो होता है 1450 ग्राम। फीमेल के पास में जो ब्रेन होता है वो मेन से लगभग 50 या 100 ग्राम कम होता है। सेम टू सेम हम बात करें हार्ट के वजन की, तो हार्ट का वजन भी मेन में होता है 300 ग्राम, तो फीमेल में होता है 250 ग्राम।
यदि हम बात करें ब्लड की, तो मेल में यदि ब्लड 5 लीटर है तो फीमेल में ब्लड होगा 4.5 लीटर। तो कहने का मतलब है कि मेल और फीमेल की जंग में हमेशा मालिक ने मेल का साथ दिया है, हमेशा उसको चीज़ें ज़्यादा दी हैं, जबकि लेडीज़ के मामले में हमेशा मालिक ने क्या की है, कटौती की है। सबसे बड़ी कपाल गुहा किस मनुष्य की होती है? और याद रखिएगा, जिस मनुष्य की सबसे बड़ी कपाल गुहा या क्रेनियम कैविटी होगी वही मानव इतिहास परंपरा में सबसे बुद्धिमान मानव का दर्जा प्राप्त है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो जवाब है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्रोमैग्नन मानव। तो क्रोमैग्नन मानव वो मानव हैं जिस मानव के द्वारा दिए गए मानव आज अंतरिक्ष की ऊंचाइयों में पहुंचकर या जमीन या आकाश या हर जगह पर निश्चित रूप में अपना लोहा मनवाने में लगे हैं, अर्थात होमो सेपियंस। तो होमो सेपियन जो आधुनिक मानव या वर्तमान मानव हैं, इससे ठीक पहले जो मानव था क्रोमैग्नन, वो वास्तविक मायने में सबसे बुद्धिमान मानव था। और बुद्धिमान होने का पैरामीटर सिर्फ एक था साइंस में, कि जिस व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन जितना ज़्यादा होता था वो उतना ज़्यादा बुद्धिमान माना जाता था। तो ये चीज़ आप जरूर याद रखिएगा। तो क्रोमैग्नन मानव जो है उसके मस्तिष्क का वजन कितना था, 1650 ग्राम। और आधुनिक मानव के मस्तिष्क का वजन कितना है, 1450 ग्राम। तो इस तरह से जिसके मस्तिष्क का वेट ज़्यादा वो ज़्यादा इंटेलिजेंट, वो ज़्यादा बुद्धिमान होगा। तो इसी वजह से सबसे बुद्धिमान मानव हम किसे मानते हैं, क्रोमैग्नन को। सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता वाला अंग। यहाँ पुनरुद्भवन क्षमता का मतलब है वो अंग जो बहुत कम, जिसकी सेल्स डिवाइड होती हैं या जिसका पुनर्निर्माण बहुत कम होता है, तो उस अंग का नाम है मस्तिष्क। याद रखिएगा, वह अंग जिसकी पुनरुद्भवन क्षमता सबसे कम होती है। तो यदि पुनरुद्भवन क्षमता सबसे कम होती है मस्तिष्क की, और यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता वाला अंग ना बोल के यदि मैं आपसे कोशिका पूछूं, मतलब ऐसी कौन सी कोशिका है जो विभाजित नहीं होती या जिसमें डिवीज़न लगभग ना के बतौर होता है, तब आप आंसर करेंगे न्यूरॉन, या जिसे हम कहते हैं नर्व सेल, या जिसे कहते हैं तंत्रिका कोशिका। तो याद रखिएगा, सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता वाला अंग जो है मस्तिष्क है, और सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता वाली कोशिका कौन सी है, न्यूरॉन। अच्छा, इसी में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ, बताइए बेटा जी, सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता वाला अंग, मतलब जो अंग बड़ी तेजी से अपने को क्षतिग्रस्त होने पर स्वनिर्मित कर लेता है, तो जिस अंग की पुनरुद्भवन क्षमता सबसे ज़्यादा है वो अंग मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, नाम है उसका लीवर। तो यदि आपको पता चल गया है कि सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता वाला अंग लीवर है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता वाली कोशिका जो है वो हेपेटिक सेल कहलाती है। हेपेटिक सेल का मतलब होता है यकृत कोशिका, और हेपेटिक सेल ही दरअसल में यकृत कोशिका वे कोशिकाएं हैं जो बड़ी तेजी से विभाजित होती हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 जो है, मैंने आपको पहले ही क्लू दे दिया है, अगर आपको समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाता हूं। उस कोशिका का नाम आपको बताना है जिसमें सेंट्रियोल नामक कोशिकांग नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा, सेंट्रियोल का काम होता है सेल डिवीज़न, और सेल डिवीज़न में एक सेल से हमेशा 2 न्यू डॉटर सेल बनती हैं। तो उस सेल का नाम है न्यूरॉन। जिसके पास में ये चीज़ नहीं पाई जाती है, सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, तो यदि सेंट्रियोल नहीं होगा तो निश्चित रूप में सेल डिवीज़न भी नहीं होगा। इसीलिए न्यूरॉन की पुनरुद्भवन क्षमता सबसे कम होती है। तो ये चीज़ आप जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, हमारा जो मस्तिष्क होता है, और यही बात मैं स्पाइनल कॉर्ड के लिए भी लागू करूंगा, तो सबसे पहले अब मैं आपको मस्तिष्क के बारे में बता दूं कि हमारा जो मस्तिष्क होता है उसमें 3 झिल्लियों का स्तर होता है, पाया मैटर, अरेक्नॉइड और ड्यूरा मैटर। तो ये हो गई सबसे आउटर ड्यूरा मैटर,
मिडिल वाली अरेक्नॉइड और सबसे इंटरनल हो गई पाया मैटर। तो मस्तिष्क में जो ये 3 झिल्लियां हैं, इन्हीं को एक वर्ड में हम कहते हैं, याद रखिएगा, मेनिंजिस। मतलब हमारे मस्तिष्क में या हमारे स्पाइनल कॉर्ड में 3 झिल्लियों का आवरण पाया जाता है और इसी को संयुक्त रूप में मेनिंजिस या हिंदी में कहते हैं मस्तिष्क आवरण। परंतु आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12, एक रोग है जिसका नाम है मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस जो रोग है, याद रखिएगा, ये बैक्टीरिया से भी होता है और वायरस से भी होता है। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, हालांकि दिल्ली एसआई में क्वेश्चन आ चुका है, मेनिंजाइटिस का कारण है ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं, तो सी इज द राइट आंसर। तो मेनिंजाइटिस रोग में मैंने आपको जो अभी बताया कि हमारे जो मस्तिष्क है और मस्तिष्क की पूंछ ही दरअसल में कहलाती है स्पाइनल कॉर्ड। इसमें 3 झिल्लियों का स्तर होता है, 3 झिल्लियों का आवरण होता है, जिनको हम मेनिंजिस कहते हैं। यदि इन 3 झिल्लियों में से किसी भी एक झिल्ली में या 2 झिल्ली में या तीनों झिल्लियों में यदि सूजन, जलन या दर्द पैदा हो जाए तो यह समस्या मेनिंजाइटिस कहलाती है। मतलब मेनिंजिस जो है मस्तिष्क में उपस्थित 3 झिल्लियों का आवरण है, जबकि मेनिंजाइटिस जो है वो एक बैक्टीरियल या वायरल कम्युनिकेबल डिसीज है या संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन आजकल बहुत पूछा जा रहा है कि मेनिंजाइटिस रोग में प्रभावित अंग क्या है, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये आप याद रखेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग लेकिन है बहुत आसान। आप लोगों ने ये चीज़ जरूर पढ़ी होगी कि मानव शरीर में कितने अंग पाए जाते हैं। तो जी हाँ, मानव शरीर में 80 अंग पाए जाते हैं। और मानव शरीर में जो 80 अंग पाए जाते हैं उनमें यदि मैं पूछूं कि हमारी बॉडी को जो कंट्रोल करता है मस्तिष्क, उसमें कौन सा द्रव पाया जाता है, तो मैं बिल्कुल परेशान आपको नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने आंसर पहले ही दे दिया है कि मानव मस्तिष्क में जो द्रव पाया जाता है उसे कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और हमारे हृदय में भी जो सबसे हार्ड वर्क करता है, सबसे व्यस्ततम अंगों में से एक है हमारा हृदय, उसमें एक द्रव पाया जाता है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि मस्तिष्क में कौन सा द्रव है और हार्ट में कौन सा द्रव पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का मतलब होता है कि जब हमारा शरीर विपरीत परिस्थितियों में होता है, संकटकालीन परिस्थिति में होता है, उस समय हमारे बॉडी को ब्रेन कंट्रोल नहीं करता, विपरीत परिस्थितियों में हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स रिएक्शन या प्रतिवर्ती क्रियाओं के द्वारा। और इसी की खोज सबसे पहले मार्शल हॉल नामक साइंटिस्ट ने करी थी। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन आए कि विपरीत परिस्थितियों में हमारी बॉडी को बैलेंस कौन करता है, तो मस्तिष्क का जो टेल है या मस्तिष्क की जो पूंछ है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 सबसे ज्यादा कठिन क्वेश्चनों में से एक। आपको यह चीज तो शुरू से पता है कि मस्तिष्क हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो हमारी पूरी बॉडी में याद रखिएगा, देखना आंखों की सहायता से हम देखते हैं, सुनना कानों की सहायता से हम सुनते हैं। ये तो कोई मैं रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेंस करना, है ना, या श्वास लेना नाक की सहायता से। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा। ऐच्छिक क्रियाओं का मतलब होता है वे क्रियाएं जो हमारी इच्छा पर डिपेंडेंट हैं, जैसे देखना, सुनना, निश्चित रूप में बोलना, चलना। सही है। श्वास लेना ऐच्छिक क्रिया नहीं है, याद रखिएगा। तो बोलना, देखना, सुनना, चलना, ये सब कहलाती हैं ऐच्छिक क्रियाएं। और ऐच्छिक क्रियाओं को हमारे मस्तिष्क में एक भाग होता है, या हमारा मस्तिष्क यदि 100% है तो 100% ब्रेन में लगभग 60% पोर्शन ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम। तो मानव मस्तिष्क की ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण सेरेब्रम के द्वारा होता है।
मतलब देखना, बोलना, सुनना, चलना फिरना, इन सब चीज़ों पर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किसका होता है? ब्रेन के सबसे बड़े भाग सेरेब्रम का। और यहीं से क्वेश्चन आता है कि अगर ऐच्छिक क्रियाओं का केंद्र मस्तिष्क में सेरेब्रम के पास है तो अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र, अब अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आ जाएगा आपका श्वास लेना या श्वास छोड़ना, जिसको हम कहते हैं श्वासोच्छ्वास। श्वसन नहीं कहते हैं क्योंकि श्वसन तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अच्छा, फिर उसके बाद हार्ट बीट, 1 मिनट में हार्ट 72 बार धड़कता है। ये हमारी इच्छा पर दरअसल में डिपेंडेंट नहीं है, ये हैं अनैच्छिक क्रियाएं। तो अनैच्छिक क्रियाएं जिसके अंतर्गत उल्टी हमारी इच्छा पर डिपेंडेंट ही नहीं है, किसी भी चीज़ को हम निगलते हैं ये हमारी इच्छा पर डिपेंडेंट नहीं है। निश्चित रूप में पाचन, एक बार आपने खाने को खा लिया फिर उसका पाचन होगा आपकी बॉडी में, यह आपकी इच्छा पर डिपेंडेंट नहीं है। तो जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण दरअसल में मस्तिष्क का एक पार्ट होता है, एक भाग होता है जो मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा नियंत्रित होता है। मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा में इन सब चीज़ों के सेंटर पाए जाते हैं जहाँ से अनैच्छिक क्रियाएं कंट्रोल होती हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में मैंने वही बात बताई है जो मैंने आपको ऊपर समझाई कि हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। तो निगलना, उल्टी, श्वसन, हृदय धड़कन, ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। और अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र दरअसल में कहाँ होता है? मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। अब इसके बाद मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन हालांकि बहुत सिंपल है लेकिन बहुतों को सिलेक्शन से रोकने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि यदि बेसिक आपको नहीं पता तो निश्चित रूप में आपको बहुत दिक्कत होगी। तो क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, मानव शरीर में सबसे लंबी कौन सी कोशिका है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कौन सी कोशिका है और मानव शरीर में सबसे छोटी कौन सी कोशिका है? तो ध्यान से सुनिएगा, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र जिससे मिलकर बनता है वही न्यूरॉन, जिसमें विभाजन नहीं होता है वही न्यूरॉन, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड जिससे बनता है वही न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका है। पुनरुद्भवन क्षमता जिसकी सबसे कम है वही न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका है। मानव के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका फीमेल के पास होती है, उनके अंडाशय में पाई जाती है और अंडाशय में पाई जाती है अंडाणु। तो याद रखिएगा, यहाँ थोड़ा सा स्टेटमेंट मैंने जानबूझकर गलत इसलिए दिया है ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाशय अंग में पाई जाती है और अंडाशय अंग के अंदर क्या होते हैं? अंडाणु। और अंडाणु जो है वो एक कोशिका है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अच्छा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका यदि फीमेल के पास है तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो है शुक्राणु वो मेल के पास है। और याद रखिएगा, यही शुक्राणु और ये जो अंडाणु हैं इनको हम रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं, जनन कोशिकाएं कहते हैं, जो कि आपस में मिलकर निषेचन प्रक्रिया में एम्ब्रियो डेवलपमेंट में मदद करती हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और ये आपसे बन भी जाएगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमारे मस्तिष्क में बहुत से पार्ट होते हैं, तो लगभग 100% यदि हमारा मस्तिष्क है तो 60% जो पार्ट होता है मस्तिष्क का वो दरअसल में सेरेब्रम या अग्र मस्तिष्क कहलाता है। और यही सेरेब्रम या अग्र मस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। मतलब हमारी आँखें, हमारे कान, हमारे मुंह, हमारे चलना, मतलब मांसपेशियों पर नियंत्रण निश्चित रूप में इसी के द्वारा रखा जाता है, जो मानव शरीर का सबसे बड़ा, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़े अंग के अंतर्गत आता है। अब आप जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं मस्तिष्क के बारे में तो मस्तिष्क का एक भाग आप जरूर पढ़ते हैं, नाम उसका बहुत आसान है, हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा, मानव मस्तिष्क में जब भी आप डिवीज़न को पढ़ते हैं या मानव मस्तिष्क के भागों को पढ़ते हैं तब आप इस अंग के बारे में जरूर पढ़ते हैं, हाइपोथैलेमस। और याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस जो मस्तिष्क का एक भाग है, यहीं से एक ग्रंथि अटैच होती है जिसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि।
तो आपसे अब क्वेश्चन पूछते हैं पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है, ये नहीं पूछते हैं अंग के किस भाग में पाई जाती है या अंग के किस भाग में अटैच होता है, ये आपसे पूछा जाता है। पीनियल ग्रंथि जो है, जो सिर्फ आप 10 साल के होंगे और आपके शरीर से लुप्त हो जाएगी, ये ग्रंथि भी मस्तिष्क के थैलेमस हिस्से में पाई जाती है या थैलेमस हिस्से में अटैच होती है। तो शुरुआत में जब आपका बर्थ होगा तो आपके थैलेमस में पीनियल ग्लैंड होगी, लेकिन जैसे ही 10 साल हो जाएगा या 8 से 10 साल में कैल्शियम की कारण या कैल्शियम के डिपोजिशन हो जाएगा पीनियल ग्लैंड के ऊपर, तो निश्चित रूप में पीनियल ग्लैंड जो है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन हाँ, उसका कार्य जीवन पर्यंत जारी रहेगा। और आगे पीनियल ग्लैंड से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। तो ये 2 क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि एक ग्रंथि है पीयूष और एक ग्रंथि पीनियल, ये दोनों के दोनों अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो ये दोनों के दोनों अंतःस्रावी ग्रंथियां मस्तिष्क के 2 भागों से अटैच हैं। तो पीनियल अटैच है थैलेमस से और पीयूष अटैच है हाइपोथैलेमस से। अब आता है बहुत महत्वपूर्ण बात, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के जिस भाग से अटैच है, मतलब हाइपोथैलेमस जो है मस्तिष्क का भाग, ये भूख पर नियंत्रण रखता है, प्यास पर नियंत्रण रखता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इस पर नियंत्रण रखता है। मतलब मानव मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस जो भाग होता है वो भूख, प्यास और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तापमान नियंत्रण पर कंट्रोल रखता है। तो आपसे वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि तापमान नियंत्रण का केंद्र शरीर में कहाँ होता है, तो तापमान नियंत्रण को भी मस्तिष्क करेगा, लेकिन मस्तिष्क में बहुत से पार्ट होते हैं। तो हाइपोथैलेमस में एक सेंटर होगा जिसको कहते हैं हीट रेगुलेटरी सेंटर, हिंदी में कहते हैं ताप नियंत्रण केंद्र। और यही ताप नियंत्रण केंद्र जो है निश्चित रूप में आपके तापमान पर निश्चित रूप में कंट्रोल करेगा। अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25। हालांकि इस क्वेश्चन से आप लोगों को बहुत सी चीज़ें पहले भी क्लियर होंगी, क्योंकि आपने लास्ट प्रीवियस पीसीएस में इससे संबंधित एक क्वेश्चन देखा भी होगा। परिधीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा पहले मेरी बात। यदि आपको परिधीय तंत्रिका तंत्र समझना है तो आपको पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र समझना होगा कि ये हो गया हमारा ब्रेन, और ब्रेन की टेल या ब्रेन की पूंछ ही होती है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हो गया हमारा ब्रेन, बी से शॉर्ट में डिनोट कर रहा हूँ, और स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी को SC से डिनोट कर रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं समझा रहा हूँ। ब्रेन के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण पाया जाता है जिसे कहते हैं क्रेनियम या कपाल। इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर भी एक रक्षात्मक आवरण पाया जाता है जिसे कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुक दंड। अगले क्वेश्चन फिर से बनने शुरू हो गए हैं। कौन से क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा कि मस्तिष्क को सुरक्षा कौन प्रदान करता है, कपाल। स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा कौन प्रदान करता है, कशेरुक दंड। अब यहाँ से शुरुआत होती है परिधीय तंत्रिका तंत्र की। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। परिधीय तंत्रिका तंत्र का मतलब है हमारे मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं दाएं साइड से निकलती हैं और 12 जोड़ी तंत्रिकाएं बाएं साइड से निकलती हैं। और जो ये तंत्रिकाएं हैं ये मस्तिष्क से निकलती हैं और क्रेनियम को या कपाल जो एक हड्डी है उसको बेधती हुई निकलती हैं। तो देखने वाले को ऐसा लगता है कि ये जो तंत्रिकाएं हैं ये कपाल से निकल रही हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया कपालीय तंत्रिकाएं। तो याद रखिएगा, कपालीय तंत्रिकाएं जो हैं ये दाएं साइड से 12 और बाएं साइड से 12, मतलब कितने जोड़ी निकलती हैं, तो दाएं साइड से 12 और बाएं साइड से 12 मतलब 12 पेयर। तो क्रेनियल नर्व का नंबर कितना है, 12 पेयर। लेकिन यदि मैं पूछूं स्पाइनल कॉर्ड से कितनी तंत्रिकाएं निकलती हैं, तो 31 दाएं साइड से निकलती हैं। ये इस तरह से 31 दाएं साइड से निकलती हैं तंत्रिकाएं और 31 बाएं साइड से निकलती हैं। तो इनको सीधे सीधे हम कहते हैं स्पाइनल नर्व या मेरुरज्जु तंत्रिकाएं। तो मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का नंबर कितना होता है, 31 पेयर। तो यदि आपसे कोई पूछे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बनता है,
परिधि तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बनता है? तो ब्रेन से निकलने वाली जो 12 जोड़ी नर्व होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो 31 जोड़ी नर्व होती हैं, इन्हीं से मिलकर बनता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। मतलब क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है कि परिधीय तंत्रिका तंत्र, तो आपको कहना है कपालीय तंत्रिकाओं और मेरुरज्जु तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 28, कशेरुक दंड कितनी हड्डियों से मिलकर बनता है? अब आप देखिए, कशेरुक दंड बना होता है तो कशेरुक दंड से कितनी निकलती हैं? याद रखिएगा तंत्रिकाएं 31 जोड़ी, लेकिन कशेरुक दंड जो है वो 26 बोन से मिलकर बनता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन नंबर 29 मैं पहले ही आपको सिखा चुका हूं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या होता है। हालांकि ये चीज आपको पता भी होगी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मतलब होता है ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ये चीज। और ब्रेन को रक्षात्मक आवरण कौन प्रदान करता है बेटा जी? क्रेनियम या कपाल प्रदान करता है। स्पाइनल कॉर्ड को रक्षात्मक आवरण कौन प्रदान करता है? आंसर है कशेरुक दंड प्रदान करता है, इस तरह से। अगला क्वेश्चन यही है, देख लीजिए, रीढ़ की हड्डी को सुरक्षात्मक आवरण कौन प्रदान करता है? तो रीढ़ की हड्डी को सुरक्षात्मक आवरण कौन प्रदान करता है? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम मतलब कशेरुक दंड। प्रतिवर्ती क्रियाओं के खोजकर्ता मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कोई बताएगा मुझे प्रतिवर्ती क्रियाओं के खोजकर्ता का नाम क्या है? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, मार्शल हॉल। ताप नियंत्रण केंद्र मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि ताप नियंत्रण केंद्र जो है, मैंने आपको बताया था हमारे मस्तिष्क में एक भाग होता है जहाँ से पीयूष ग्रंथि अटैच होती है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में ही ताप नियंत्रण केंद्र होता है। लेकिन हाइपोथैलेमस में ताप नियंत्रण केंद्र के अलावा हंगर सेंटर होता है, भूख का केंद्र होता है, प्यास का केंद्र होता है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज लव मतलब प्यार और हेट मतलब घृणा का सेंटर भी कहाँ पाया जाता है? हाइपोथैलेमस में पाया जाता है। मतलब जब आप अपने पार्टनर को देखते हैं और आपको मुस्कान आती है तो ब्रेन का पोर्शन आपके चेहरे की 14 हड्डियों को दरअसल में प्रोत्साहित करता है कि सामने वाले को देखकर आप हंसिए। लेकिन जब आप अपनी एक्स को देखते हैं जिसने आपका दिल तोड़ा है, नो डाउट घृणा के लिए भी निश्चित रूप में हाइपोथैलेमस सेंटर रिस्पॉन्सिबल होता है। कभी क्लासरूम प्रोग्राम का हिस्सा आप बनेंगे तो ये 4 चीज़ें आपको लाइफ में कभी भी नहीं भूलेंगी, क्योंकि इनको अपन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कराते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, न्यूरॉन का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का यदि मैं आपको आंसर दूं तो इसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा एक क्लियर करना होगा। भ्रूण के 3 स्तर में सबसे पहला स्तर होता है एंडोडर्म, एंडोडर्म के बाद मध्य स्तर होता है मीजोडर्म, और मीजोडर्म के बाद सबसे ऊपरी स्तर होता है, याद रखिएगा, एक्टोडर्म। तो भ्रूण का जो सबसे ऊपरी स्तर होता है जिसे एक्टोडर्म कहा जाता है, यही एक्टोडर्म से न्यूरॉन बनता है। और यदि एक्टोडर्म भ्रूण के पहले स्तर से न्यूरॉन बनता है तो ब्रेन भी तो न्यूरॉन से बनता है। तो यदि ब्रेन न्यूरॉन से बनता है और न्यूरॉन एक्टोडर्म से बनते हैं तो इसका मतलब है कि ब्रेन भी एक्टोडर्म से मिलकर बना। ब्रेन के साथ साथ में स्पाइनल कॉर्ड जो है, रीढ़ की हड्डी जो है, ये भी दरअसल में एक्टोडर्म से ही बनती है। मतलब न्यूरॉन का निर्माण भ्रूण के पहले स्तर एक्टोडर्म से होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का निर्माण भी भ्रूण के पहले स्तर एक्टोडर्म से होगा। अब चलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब होता है शरीर को नियंत्रित करने वाली जैविक घड़ी। वो और कोई नहीं बल्कि वो है पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। व्यक्ति के सोने, उठने, पूरी की पूरी प्रक्रियाओं को दरअसल में ये घड़ी नियंत्रित करती है। और इसके लिए आप मुझे बताइएगा कि कौन से साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज़ मिला है जिन्होंने पीनियल ग्लैंड के बारे में रिसर्च करके हमको बताया था कि इसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 मैं पहले ही आपको सिखा चुका
कि ब्रेन का सुरक्षात्मक अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहाँ पर अध्ययन नहीं होगा, माफी चाहता हूँ, ब्रेन का सुरक्षात्मक आवरण। तो ब्रेन का जो सुरक्षात्मक आवरण है, हमेशा याद रखिएगा, ये हम किसे कहते हैं, कपाल को कहते हैं। और कपाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा जी, क्रेनियम कहते हैं। और क्रेनियम जो है वो कितनी बोन से मिलकर बनता है, 8 बोन से मिलकर बनता है, इस तरह से। अब इसके बाद दर्द का केंद्र कहाँ होता है, तो याद रखिएगा दर्द का जो केंद्र है, और साथ ही साथ में आप दर्द का क्यों, ठंडा लगना किसी भी चीज़ का या किसी भी चीज़ का गर्म लगना और चांटे पड़ने पर दर्द होना या जनरली दर्द होना, इसका सेंटर जो है वहाँ पाया जाता है जहाँ पर पीनियल ग्लैंड अटैच होती है हमारी बॉडी में, मतलब ब्रेन का थैलेमस भाग। तो थैलेमस भाग में दर्द का केंद्र, ठंडे गर्म का केंद्र होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। और ईईजी की सहायता से किस अंग की क्रियाविधि पर नियंत्रण रखा जाता है, निश्चित रूप में इस क्वेश्चन का आंसर है एन्सेफेलॉन, मतलब ब्रेन, मतलब मस्तिष्क की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है या नियंत्रण रखा जाता है ईईजी उपकरण के द्वारा। तो यदि आपको क्वेश्चन नंबर 37 क्लियर है तो जल्दी से आप मुझे क्वेश्चन नंबर 38, 39 और 40 के बारे में बताइए। अगर आप मुझे नहीं बता पा रहे हैं तो चलिए मैं आपको पहले चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं ही आपको बताता हूँ। दरअसल में ईओजी का मतलब होता है इलेक्ट्रो ऑकुलर ग्राम, और इलेक्ट्रो ऑकुलर ग्राम नामक उपकरण से आँख की रेटिना जिस पर प्रतिबिंब निर्माण होता है वो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इसका पता लगाते हैं। ईएमजी का मतलब इलेक्ट्रोमस्कुलर ग्राम से आपकी मांसपेशियां जो हैं उनमें जो प्रोटीन पाई जाती हैं एक्टिन, मायोसिन, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, वो सही से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, इसका पता लगाया जाता है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से हृदय की धड़कन या हृदय की क्रियाविधि का पता लगाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं, ये हमेशा आपसे पूछी जाती हैं। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज पर हम आते हैं। मानव विकास का क्रम जनरली आप पढ़ते हैं कब, जब आप सिविलाइजेशन पढ़ते हैं या शुरुआत में आप सिंधु घाटी सभ्यता और ये सब चीज़ें जब पढ़ते हैं तो मानव का विकास कैसे हुआ या आज मानव जो है होमो सेपियंस तक पहुंचा है, निश्चित रूप में इसकी शुरुआत में वानरों से या कपियों से हुई है। तो ये क्वेश्चन को मैंने इसलिए जानबूझकर दिया है क्योंकि याद रखिएगा शुरुआत में जो मानव था उसका मस्तिष्क का वजन काफ़ी कम था, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता गया, चीज़ें देखता गया, प्रकृति से सीखता गया, तो मस्तिष्क का वजन भी लगातार बढ़ता चला गया। और मस्तिष्क का वजन जैसे जैसे बढ़ता चला गया, इंसान जो है वो इंटेलिजेंट होता चला गया। तो इसी क्रम में मुझे 2-3 क्वेश्चनों को आपको बहुत अच्छे से हल कराना है। तो आप ज़रा सबसे पहले देख लीजिए कि सबसे पहले हथियार निर्माता मानव किसे कहते हैं। तो हथियार निर्माता जो मानव हैं ये होमो हैबिलस को कहा जाता है। तो होमो हैबिलस वो मानव हैं जिसे टूल मेकर मानव या हथियार निर्माता मानव कहते हैं। होमो हैबिलस के बाद जो अगला मानव आता है जिसने आग की खोज करी उसे हम कहते हैं होमो इरेक्टस। तो याद रखिएगा होमो इरेक्टस वो मानव हैं जो सीधा खड़ा होकर अपने दोनों पैरों पर चला। होमो इरेक्टस वो मानव है जिसने आग का लगातार उपयोग किया और इसलिए चीन के पेकिंग शहर से होमो इरेक्टस के अवशेष मिले हैं। तो होमो इरेक्टस को कई किताबों में पेकिंग मानव भी कह दिया गया है और जावा, सुमात्रा, माली में भी कुछ इनके अवशेष मिले हैं। स्पेशली जावा में ज़्यादातर अवशेष मिले हैं होमो इरेक्टस के। तो जावा द्वीप में जहाँ पर इनके अवशेष मिले हैं होमो इरेक्टस के, वहीं पास में राख मिली है और वो राख परत दर परत मिली है, मतलब आग का निश्चित रूप में ये हमेशा प्रयोग करते थे।
तो इसलिए कभी भी क्वेश्चन आता है कि आग का खोजकर्ता मानव कौन सा है, तो होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस ऑप्शन में ना दे तो पेकिंग मानव या जावा मानव को आप टिक करने जाएंगे। इसके बाद सांस्कृतिक जीवन की शुरुआत करने वाला मानव जो है उसे हम कहते हैं निएंडरथल मानव। और याद रखिएगा, निएंडरथल वो मानव है जिसने सबसे पहले गुफा में रहना शुरू किया अपने ग्रुप के साथ में। निएंडरथल वो मानव है जिसने पेड़ों की छालों को लपेटना शुरू किया। निएंडरथल वो मानव है जिसमें सबसे पहले वाक केंद्र डेवलप हुए। और निएंडरथल वो मानव है, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब इनका कोई अजीज मरता तो उसकी प्रिय वस्तु को उसी के साथ ये दफनाते। मतलब अगर ग्रुप में रह रहे हैं तो कॉलोनी के रूप में रह रहे हैं, जिससे सभ्यता का आगे प्रचार प्रसार हुआ। कपड़े पहनने का तरीका, समाज में रहने का तरीका, तो बहुत से सांस्कृतिक एविडेंस हमको निएंडरथल काल के मिलते हैं या निएंडरथल मानव के समय के मिलते हैं। तो इसलिए सांस्कृतिक जीवन की या कल्चरल लाइफ की स्टार्टिंग जो है वो निएंडरथल ने करी। अब निएंडरथल के बाद जो मानव आया उसी ने कृषि और पशुपालन की शुरुआत करी, और वो कोई और नहीं बल्कि क्रो-मैग्नन मानव हैं। मतलब सबसे बुद्धिमान मानव यदि किसी को हम मानते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि कौन सा मानव है, क्रो-मैग्नन मानव है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि सबसे बुद्धिमान मानव क्रो-मैग्नन है। क्यों? क्योंकि जितने भी मानव हमने पढ़े इनमें सबसे ज़्यादा कपाल गुहा जो है उसका आयतन 1650 इन्हीं का था, और सबसे ज़्यादा मानव मस्तिष्क का जो वजन था 1650 वो इन्हीं का था। और इस तरह से आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि सबसे बुद्धिमान मानव किसे कहते हैं। तो मैं आपको शुरू से यही चीज़ समझा रहा हूँ कि मानव के विकास प्रक्रिया में जिस मनुष्य का दिमाग सबसे ज़्यादा होता है वही सबसे बुद्धिमान मानव कहलाता है। तो इस प्रक्रिया में सबसे बुद्धिमान मानव हम भी नहीं हैं बल्कि हमारे जो पूर्वज थे। नो डाउट क्या होगा इसका आंसर, क्रो-मैग्नन मानव। तो क्रो-मैग्नन मानव जो हैं यही सबसे बुद्धिमान मानव हैं। और अगर क्रो-मैग्नन के बारे में आपको पता है तो एक चीज़ मैं और बता दूं, क्रो-मैग्नन वो सबसे पहला मानव है जिसने चित्रकारी करना सीखा। अंदर की अभिव्यक्ति को कला के रूप में या आर्ट के रूप में सामने उकेरने की कोशिश सबसे पहले इसी मानव ने करी थी। इसलिए इसको कला के प्रति समर्पित मानव भी कहा जाता है। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि इस तरह से नर्वस सिस्टम के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हमने यहाँ कवर किया। अब इसके बाद हम इसके आगे का सेशन करेंगे अगले सेशन पे। थैंक यू वेरी मच।